हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आइए सी एच एस एंट्रेंस एग्ज़ाम पे 9th के में जो एस एस टी वाला जो है सेगमेंट आता है उसके बारे में बात करेंगे। एस एस टी के सेगमेंट में एक बात ध्यान देना है कि 20 क्वेश्चन आते हैं। इन 20 क्वेश्चन को आप कैसे क्लियर करेंगे और किस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और रही बात जो थंबनेल में आपको दिया गया है कि टॉप की बात, सीक्रेट बात, तो उस सीक्रेट बात को भी हम बताएंगे और किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे और कम समय में सभी चैप्टर को कैसे आप क्लियरली जो है कि अपने माइंड में रख पाएंगे, वो भी सारी बातें हम बताएंगे। बस एक बात ध्यान देना है कि ये वाली जो सीरीज है, जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ना है, एग्जाम के की पॉइंट से पकड़ना है, घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास सीबीएसई की बुक है 8 क्लास 8 की बुक, देखिए 6, 7, 8 की बुक रिवाइज करने की बात होती है कि रिवाइज किए हैं कि नहीं। अगर आप रिवाइज किए हैं तो उस हिसाब से आप कर पाएंगे, लेकिन आप स्पेशली 7th और 8th की बुक को अगर अच्छे से आप पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो जो हम आज आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इस स्ट्रेटजी के साथ यदि आप काम करेंगे तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि एकेडमिक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कोई जॉब वाले कंपटीशन का एग्ज़ाम है नहीं। तो जॉब के कंपटीशन और एकेडमिक कंपटीशन में ये डिफरेंस हो जाता है कि एकेडमिक कंपटीशन में आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी बुक। देखिए, सीबीएसई की बुक्स से काम चला लेंगे आप, आईसीएसई की भी एसएसटी है आपके पास तो उससे भी काम चल जाएगा, या एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना है। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, इन क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगी उस टॉपिक को कहाँ से देखना है, कैसे समराइज करना है। अगर ये समरी आप पकड़ लिए, ये स्ट्रेटजी पकड़ लिए, तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी एग्जाम हो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ दिख रहा है कि मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का संस्थापक यानी कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो इसमें आंसर क्या होगा, बाबर। देखिए, मुगलों के बारे में ले लीजिए जानकारी। जब आप एसएसटी पढ़ेंगे तो आपकी बुक में ये दिया है कि सबसे पहले अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ और तुर्कों ने अपनी जो है कि इंडिया में आक्रमण किए, इंडिया में रहे, यहाँ रूल किए। स्पेशली तुर्कों में सबसे पहला जो इंडिया में अपना पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाला था, पूरा साम्राज्य स्थापित करने वाला था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात की जाए कि जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बना के भारत में राज करना चाहा, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश के बाद बलबन आया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो इल्तुतमिश है, बलबन है, ये रजिया आती है, इसके बाद इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब तो इतिहास या हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के टॉपिक में आप इसको पढ़ पाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में देखिए, सबसे पहले तो तुर्कों में दिल्ली सल्तनत में आते हैं, फिर उसके बाद उसमें दिल्ली सल्तनत में आप खिलजी को पढ़ेंगे, सैयद को पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, तुगलक को पढ़ेंगे। लेकिन उनके बाद दिल्ली सल्तनत में भी 4-5 डायनेस्टियाँ काम की, शासन की, ठीक है, साउथ तक गई थी। उसके बाद आते हैं मुगलों का पीरियड। तो मुगलों के पीरियड में सबसे पहले जो आया इंडिया में और मुगल राजवंश की स्थापना किया था, उसका नाम था बाबर। बाबर बच्चों देखो, बाबर के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। और बाबर का जो इंडिया में जब घुसा बच्चों, तो सबसे पहले उसको इंडिया से इब्राहिम लोदी का सामना करना पड़ा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 में, ठीक है, उसकी जो है कि लड़ाई होती है और वहाँ पे अकबर जो है, सॉरी, बाबर जो है क्या होता है, विजयी होता है, जीत जाता है। उसकी छोटी सी सेना थी, लेकिन उसने जिहाद का नारा दिया। उसने कहा कि लड़ाई ऐसे लड़नी है। उसने सबसे पहले शायद तोप खाने का प्रयोग किया था। तो बहादुर था बाबर, पढ़ा लिखा था बाबर। उसने बाबरनामा वगैरह भी सारी चीज़ें, उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, उसने उसके बारे में लिखा, विद्वान आदमी था। तो बाबर के बारे में ये कहा जाता है बहुत बहादुर इंसान था, ठीक। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने किया, तो एक चीज़ ध्यान देना, अब इसमें पकड़ना क्या है कि मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल
राजवंश के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद जो है कि आगे आप बढ़ेंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद आपको शाहजहां, शाहजहां के बाद आपको औरंगजेब। तो इनको थोड़ा थोड़ा बस देख लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या देखना है, मुगल जो राजवंश है उस वाले चैप्टर को आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आप उसको की पॉइंट बना लेना है, चाहे जिस भी 7th में, 6th में, 8th में। यानी आपको ध्यान देना है कि हिस्ट्री में बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो जो मुख्यमंत्री का क्रम है, देखिए प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, पूरा आज़ादी से लेके आज तक कितने राष्ट्रपति हुए। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। किस क्रम की राष्ट्रपति हैं। वैसे ही आज़ादी के बाद जो है प्रधानमंत्रियों का क्रम आपको देख लेना है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे सभी प्रधानमंत्री या सभी पीएम का आपको क्रम देख लेना है, ठीक है। सभी का ना देखेंगे तो पहला और आखिरी ये जरूरी है। तो ये लिस्ट भारत में प्रथम, और इसी तरह इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक, प्रथम महिला, जिसे जीके वाला जो पोर्शन है ना, आप सभी लोगों के यहाँ जो जीके जो पढ़ाई जाता है, अब जीके तो क्लास 1 से 8 तक पढ़े ही हैं, तो उसमें जो प्रथम ना गिनाई करके आता है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, खेलों में प्रथम, तो प्रथम वाले से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, या तो आप देखिए आप इन सब टॉपिक से रिलेटेड, एसएसटी के टॉपिक से रिलेटेड जो भी की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर इस की पॉइंट से आप चाहते हैं कि मैं ही वीडियो बना के डालूँ तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जैसे आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक। तो इसमें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा वाला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन। द डेट व्हेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया, तो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, ठीक, 1945। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आप इंटरनेट से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन हुआ, ठीक, आईएमएफ हुआ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, आईएमएफ हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, और ये इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशन हुए, आरबीआई है, चाहे आप ये कह लीजिए भारत में मिनिस्ट्री के तहत जो सारी चीज़ें आती हैं, इनकी जो इस्टेब्लिश हुआ है या इनकी जो स्थापना हुई है, ये सब, यानी कुल मिला जुला के आप इंटरनेट पर जान लीजिए कि विश्व के प्रमुख संगठन तो यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनको कब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये सब आप जो है एक बार एक लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसी लिस्ट को आप एक पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन इससे फिक्स से पूछा जाएगा। तो 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार को देख लीजिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। दादा साहब फाल्के का फिल्म क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में देखिए, अवार्ड की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई अवार्ड है तो वो नोबेल प्राइज, ठीक। इंडिया का अगर सबसे बड़े अवार्ड की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। भारत के प्रथम भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, उनके नाम भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, इसका नाम है पद्म विभूषण, ठीक। तीसरे नंबर का है पद्म भूषण, ठीक है। चौथे नंबर का है पद्मश्री, ये नागरिक क्षेत्र में, सिविल नागरिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये सभी अवार्ड। और चौथा क्या था, उन्होंने बताया था पद्मश्री, ये अवार्ड,
तो ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक अवार्ड है। फिल्म के लिए आप जो है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंडिया में दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय, वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म, यानी कुल मिला जुला के एक आप लिस्ट खोल लीजिए इंटरनेट पे, फिल्म पुरस्कारों की सूची, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो दादा साहब फाल्के वाला क्या हुआ, सिनेमा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सबसे बड़ा, अच्छा इस टॉपिक को समझ लिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है, तो रसिया का है। अब सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तो भारत है। अगर दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश पूछ दे आप, तब किसको करेंगे आप, अमेरिका को है। तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे ब्राज़ील है, पांचवें नंबर पे फिर जो है कि आपको इंडिया मिल जाएगा। नहीं सॉरी, इंडिया तो 7वें नंबर पे है, विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो ऐसे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख लीजिए दुनिया में कौन कितने देश हैं वर्ल्ड में, एरिया के वाइज और पॉपुलेशन वाइज यानी जनसंख्या वाइज देख लीजिए कि दुनिया में कौन कौन से देश किस क्रम पे आते हैं। तो इसको भी आप इंटरनेट से, या तो आप जब कहेंगे तो हम इसको बना देंगे, तो इस थ्रू से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए फिक्स है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, सॉरी हाँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये पूछा है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो डे यानी दिवस, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इससे बेसिक जो है वो आपको ये लर्न रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का मेमोरियल्स कहाँ है, इसके बारे में पूछा है। गांधी मेमोरियल, तो ये आपका राजघाट है। ठीक, तो ऐसे अब जो भारत के महान महापुरुष रहे उन लोगों को जो है कि मरने के बाद उनका मेमोरियल बनाया गया है, सभी लोगों का, करीब करीब 15-20 लोगों का तो है ही। तो उसके बारे में वीरभूमि में आप देख लीजिए, राजीव गांधी जी का है, शक्ति स्थल पे इंदिरा गांधी जी का है, तो ऐसे राजघाट पे जो है महात्मा गांधी जी का है। 3 लोगों का मेमोरियल बनाया गया है, मरने के बाद उनकी अस्थियां वहीं दफनाई गई हैं या एक पत्थर के नीचे जो है लगाई गई हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है जीके से। खेल में आपको समझ लेना, देखिए 10-15 जो डेवलप कंट्रियाँ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, ब्रिटेन हुआ, इन सभी लोगों के ना नेशनल गेम आपको रखने हैं। ठीक, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में। महारानी, वहाँ की जो रानी थी, रानी के ऑर्डर के अनुसार जो है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एक ऐसी कंपनी की स्थापना हुई जो इंडिया में व्यापार करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी, कि आपको जो है कि 20 सालों के लिए, रानी ने कहा कि भाई 20 साल के लिए हम आपको एक परमिट देते हैं, आप जाइए इंडिया में ट्रेड करिए, ट्रेड कॉमर्स करिए, व्यापार करिए। तो व्यापार करने के लिए जो है कि ब्रिटेन वाले में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और कंपनी के थ्रू ही बहुत सारे ऑफिसर्स आए, और वही ऑफिसर जो है व्यापार करते 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 1764 में आप देखेंगे, 1757 में उन्होंने क्या किया, प्लासी की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। और 1764 यानी 160 साल बाद उन्होंने फिर किसके लड़ा, प्लासी के। 7 साल बाद उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। और इन दोनों लड़ाइयों से इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे उस समय, मुगलों में जो लास्ट चल रहे थे, काफ़ी कमज़ोर लोगों को हराया और इंडिया में पूरा जो है क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और कैप्चर करके फिर डायरेक्ट कंपनी शासन करने लगी। कंपनी शासन की, बच्चों देखो ध्यान सुनना, 1857 तक कंपनी ने शासन किया इंडिया में। ठीक है, आप पढ़े होंगे 1857 तक। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस क्रांति के बाद अंग्रेज हिल गए, यहाँ तक कि रानी भी हिल गए। उन्होंने कहा कि भैया कंपनी के हाथों जो है भारत का शासन देना ठीक नहीं है, इसलिए जो है कि वो डायरेक्ट अब रूल करने लगी। और 1857 से लेके 1947 तक ठीक महारानी का खुद का शासन रहा, और महारानी अपने अंडर जो है कि तमाम गवर्नर को, वायसरायों को इंडिया भेजती रही, वहाँ से रूल करती रही। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो पूरी तरह से आज़ाद होने के बाद अपने खुद के शासन व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके बारे में आप समझ लीजिए। इन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इस समय दिया जाता है, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, इसलिए हॉकी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हॉकी के क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी के बारे में आप जानिए कि हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। इन्हीं के द्वारा जो है कि हम लोगों को 1928 1929 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था, इसलिए ये मशहूर है। तो खेल के बारे में इनको पूछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डैम के बारे में पूछा है। डैम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डैम के बारे में पूछा है। डैम से देखिए बिजली बनती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डैम से ही इरिगेशन होता है, पानी रुक के इकट्ठा हो जाता है, सिंचाई होती है। डैम के बहुत मल्टीपर्पज यूज है। इतना मल्टीपर्पज यूज है कि नेहरू जी ने इसको कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर, यानी कि मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन डैमों को नेहरू जी ने कहा था कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत जो इंडिया है, जो वर्तमान इंडिया है, इसके जो है कि असली टेम्पल या असली मंदिर हमारे बांध हैं, डैम है। क्योंकि यहाँ पानी भी स्टोर करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का सोर्स होता है बच्चों, और उसी एनर्जी से देश में सारे काम होते हैं। देखिए जिस देश के पास एनर्जी है वो डेवलप कंट्री है, वो ग्रेट है। जिसके पास एनर्जी नहीं रहेगी वो हमेशा गरीब बना रहेगा। तो इसलिए उनको उसको कहा गया था। तो भाखड़ा नांगलबाद कहाँ है? तो सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिम कार्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी जिम कार्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे वन में रहने वाले जीव जो अभ्यारण्य या सेंचुरी, मतलब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा तो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ये पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है हिंदुस्तान का, 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, सोच लीजिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, इसकी एक लिस्ट आपको देख लेनी है, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? यानी कि विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। तो फीमेल सेक्स रेशियो, यानी कि फीमेल सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए कि 1000 अगर पुरुष हैं, मेल हैं, तो उसमें महिलाओं की संख्या अगर 900 है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 900 यानी 900 रेशियो 1000, ठीक, यानी 90%। तो भारत में सर्वाधिक महिला लिंगानुपात किस राज्य में? केरला में है, जो 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा, यानी 1000 पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। अगर वहाँ हर 1000 पुरुषों पे देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सबसे कम किस राज्य का है बाबू? हरियाणा का है, 876 ओवर है, यानी कि 876 है, यानी कि 200 महिलाएं कम है, यानी कि 200 लोगों की शादी जो है नहीं हो सकती, ये स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का ब्राइटेस्ट प्लेनेट की बात की जाए तो ये कौन है? वीनस है। वीनस देखिए 4-5 बजे आप यदि 6 बजे भोर में उठते हैं सुबह, तो आपको वीनस जो है वेस्ट की तरफ दिखाई देगा। वो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ इस जो है प्लेनेट है, वो नज़दीक भी है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो करेंसी बांग्लादेश की देख लीजिए, टका है। करेंसी देखना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश का देख लीजिए, चाइना का देख लीजिएगा, जापान का देख लीजिएगा, ठीक है, इंडिया के देख लीजिए, श्रीलंका की देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए। जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके जो है कि आपको करेंसी देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन करेंसी से भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का जो है कि टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो टेन्योर होता है 5 ईयर होता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, ठीक। प्राइम मिनिस्टर यानी कि इनको भी 5 ईयर तक इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को जितने लोग सपोर्ट करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो अपना सपोर्ट खींच ले तो बीच में भी गिर सकते हैं। प्रेसिडेंट का 5 साल पक्का होता है, ठीक। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तो जयपुर आप इसको कहेंगे, जयपुर। सिटियों के बारे में देखिए, इंडिया गार्डन ऑफ सिटी
ठीक है, पैलेसेस ऑफ सिटी, हिमालयों का शहर, ठीक है, नवाबों का शहर, मसालों का शहर, ये से जो भी ये वन लाइनर क्वेश्चन है जीके टाइप, उसको आपको जो है कि देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाए, किस शहर को अतीत हो गया? सरपंच कौन होता है? यानी कि सरपंच, सरपंच को आप सिविक्स में पढ़े हुए, हेड ऑफ विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें ये देखिए ये लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखिए 3 स्टेजेज पे गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल लेवल पे जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, एक है स्टेट लेवल पे जिसको राज्य सरकार कहते हैं, एक होता है विलेज लेवल और म्युनिसिपल, सॉरी विलेज लेवल और अर्बन, यानी विलेज लेवल पे, अर्बन लेवल पे, यानी गांव पे और शहर पे, 3 लेवल पे सरकार होती है। तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे गांव लेवल पे, सबसे गांव का प्रमुख कौन होता है? ग्राम का प्रमुख, तो ग्राम पंचायत मुखिया। वही ऐसे ही म्युनिसिपल यानी शहरों के लेवल पे 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। कौन कौन कैटेगरी है देख लीजिए। शहर पे जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं नगर पंचायत, उससे बड़ा होता है नगर पालिका और सबसे बड़ा होता है नगर निगम। नगर निगम को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, इसको म्यूनिसिपल पार्टीज कहते हैं, और इसको जो है कि इसको नगर पंचायत कहते हैं। हालांकि नगर पंचायत में ये पैमाना है कि कम से कम 50% आबादी यहाँ की शहरी होनी चाहिए। ठीक है, तहसील वसील लेवल के शहर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अभी शहर बन रहे होते हैं, लेकिन ये छोटे ज़िले हैं। जैसे आप किसी ज़िले की बात कर लीजिए, इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद तो नगर निगम है, बनारस भी नगर निगम है आपका, जैसे बलिया हुआ, मऊ हुआ, आजमगढ़ भी नगर निगम है, गाजीपुर हुआ, छोटे छोटे ज़िले, महोबा हुआ, छोटे ज़िले हैं जो हैं वो जो है नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बहुत सारे हैं नगर पालिका के अंतर्गत। यूपी में अगर नगर निगम की बात करेंगे तो यूपी में 18 ही नगर निगम है। बाकी यूपी में जिलों की संख्या 75 देख लीजिए, तो 18 के अलावा जितने जिले हैं सब नगर पालिका हैं, और छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो जो है कि वो तो बहुत सारे हैं। ठीक, तो ऐसे इसको देखना है। यानी कि आप जो सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, तो लोकल जो गवर्नमेंट वाला चैप्टर है उसको आप एक बार फिर से पढ़ के जाइएगा, उसी में से क्वेश्चन पूछता है। सॉरी, नेक्स्ट पे आ जाइए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूँगा, इसने किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें गरम दल के नेता ये थे, बाल गंगाधर, इनका नारा था। तो देखिए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो नारे हैं वो आप याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक आरबीआई कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड, सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो मुंबई में। देखिए हमने बताया ना इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन। ठीक, तो ये हुआ भी आपका एसएसटी। इस हिसाब से जैसे मैं बताया हूँ, अगर उस तरह से आप काम करेंगे तो बच्चों तुम लोगों का काम अच्छे से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, CHS एंट्रेंस एग्जाम, चाहे क्लास 6 हो, चाहे क्लास 9 हो, या किसी भी एकेडमिक के लिए, तो आप जो है कि कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को सपोर्ट करिए। हम आपको जो है ऐसे ही सारी जानकारी देते रहेंगे। सपोर्ट करिए, चैनल्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, ये सब देख लीजिए। ठीक है, ओके।